नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे सेंट्रल फोर्सेस को लेकर आ रही है, जहां पर करीबन 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। देश के भीतर और सीमा पर सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली केंद्रीय पुलिस बलों में जवानों की अच्छी खासी कमी देखी गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार सेंट्रल आर्म फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ में करीबन 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें से ज्यादा वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकतर पद कर्मचारियों के रिटायरमेंट, त्यागपत्रों और मौतों की वजह से खाली हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार बीएसएफ में 28,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल्स में 7,328 पद खाली पड़े हैं। एक लिखित सवाल के जवाब में कहा गया है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में वैकेंसीज रिटायरमेंट, इस्तीफा, मौत, नई भर्तियां, नए पदों का सृजन, कैडर रिव्यू वगैरह से होती है। इनमें से अधिकतर पद कांस्टेबल के ग्रेड के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन पदों को सीधी भर्ती, प्रमोशन और डॉक्यूमेंटेशन के जरिए भरने की प्रक्रिया पहले से है। साथ ही मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ने सीएपीएफ में खाली पद को भरने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसकी प्रक्रिया जारी है। यानी कि दोस्तों, एक काफी गंभीर विषय है जिसके ऊपर काफी गहनता से आप लोगों को भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए कि बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसी जो मेन फोर्सेस हैं, जो कि सीमा पर और देश के आंतरिक सुरक्षा में सबसे आगे रहती है, उन्हीं में अगर इस तरीके की फोर्सेस की कमी रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर तो कैसे चलेगा, साथ ही सुरक्षा को हम ताक पर नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो वुमेन्स ऑफिसर्स को लेकर आ रही है और पहली बार जंगी जहाज पर 2 महिला ऑफिसर्स की तैनाती की जा रही है। भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण तैनाती दी गई है। पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिलाओं को एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में चुना गया है। इसमें फ्रंटलाइन जंगी जहाजों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को ये सम्मान हासिल होगा। वो भारत की पहली महिला एयरबोर्न टेक्नीशियन होंगी जो जंगी जहाज के डेक पर काम करेगी। नौसेना ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है और 17 ऑफिसर्स में से इन 2 को चुना है। इन्हें एयर नेविगेशन, फ्लाइंग प्रोसीजर्स, हवाई युद्ध के दौरान आजमाई जाने वाली चीजें, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा एवियोनिक्स सिस्टम की ट्रेनिंग भी दी गई है। अब तक महिलाओं की एंट्री फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित थी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भी इसी खबर से संबंधित है, लेकिन वो भारतीय वायुसेना को लेकर है। भारतीय वायुसेना में हाल ही में राफेल विमान शामिल हुए हैं। अब इन लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन में जल्द ही एक महिला फाइटर पायलट की एंट्री हो सकती है। राफेल को वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। इसमें शामिल करने के लिए अब वायुसेना की 10 महिला फाइटर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनमें से एक महिला पायलट का चयन संभव है। इसी महीने अंबाला से राफेल लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया। इसके बाद इन विमानों ने लद्दाख के आसपास के क्षेत्र में उड़ान भरी है। अभी ये पहली खेप भारत पहुंची है और 2021 तक सभी राफेल विमान भारत आ जाएंगे। जिन महिला पायलटों को राफेल उड़ाने का मौका मिल सकता है वे अभी मिग-21 पर तैनात हैं। राफेल वाले स्क्वाड्रन में आने के लिए एक ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद बोलचाल के लिए ट्रेनिंग होती है, जिसका इस्तेमाल राफेल उड़ाने के लिए होगा, क्योंकि मिग उड़ाने से सीधे राफेल उड़ाने में काफी बदलाव होते हैं। इसके लिए ये प्रक्रिया लंबी होती है। वायुसेना में शामिल 10 महिला फाइटर्स लगातार कई लड़ाकू विमानों को उड़ा रही हैं। 2016 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह शुरुआती फाइटर पायलट बनी थी। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर एक बात आपको समझनी बेहद जरूरी है कि इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास करीबन 300 लड़ाकू पायलटों की कमी है। वायुसेना को कुल जरूरत 4,231 पायलटों की है। शुरुआती वक्त में महिला पायलटों की संख्या काफी कम है, लेकिन वक्त के साथ इनमें बढ़ोतरी भी होगी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना को लेकर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने सेना के कमांडर, दक्षिण पश्चिमी कमांड और उनके चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका, चार्टर और कमांड मुख्यालय के भीतर अलग अलग नियुक्तियों के कर्तव्यों के बीच मतभेदों को देखने के लिए एक वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल को नियुक्त किया है। दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर में है और ये राजस्थान से लेकर पंजाब के कुछ हिस्सों तक पाकिस्तान से लगी सीमा की देखभाल करता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का ऊंचाई वाले पहाड़ों के इलाकों में छिपना या स्थानीय घरों में शरण लेने की बात अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। सेना और सुरक्षा बलों से बचने के लिए अब घने बगीचों में भूमिगत बंकर को ये बना रहे हैं। यहाँ तक कि मौसमी नदियों में बंकर खोदकर ये रहते हैं। ये ट्रेंड हाल में पुलवामा और शोपियां में ऑपरेशन के दौरान देखने को मिला, क्योंकि वहाँ सेब के घने बगीचे के जंगल है।
साथ ही सेना ने बताया कि इन दोनों जिलों को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। उनकी टीमों के लिए भूमिगत बंकरों के मिलने के बाद स्थिति आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ बिना सुरक्षा बलों की नजर में आए आतंकवादी कई दिनों तक छिपे रह सकते हैं। आपको बता दें कि सतर्क जवानों ने तेल के ड्रम का एक ढक्कन खुला हुआ देखा, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी बंकर में आने जाने के रास्ते के तौर पर करते थे। संदेह के आधार पर वहां गुपचुप तरीके से नजर रखी जाने लगी। साथ ही सेना को देखकर हैरानी हुई कि नदी के बीच से आतंकवादी निकल रहे हैं, जो आमतौर पर बारिश के मौसम में पानी से भरी रहती हैं। हालांकि सेना को इन आतंकवादियों के मारे जाने से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि आतंकवादी भूमिगत बंकरों को बनाने और उनमें रहने में सक्षम है। बताया गया कि तकनीकी खुफिया निगरानी और मानव संसाधनों के जरिए आसपास के इलाके तथा खासकर शोपियां में सर्वे का आदेश दिया गया, जिससे इन भूमिगत बंकरों की जानकारी मिलना शुरू हुई। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है CAR 816 असॉल्ट राइफल्स को लेकर। यूएई आधारित छोटे हथियार के निर्माता कैरिकल ने कहा कि वे 93,895 यानी कि 93,895 CAR 816 असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति को फास्ट ट्रैक करने के लिए मेक इन इंडिया पहल के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी को भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2018 में भारतीय सेना को असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति के लिए चुना गया था। कार्कल ने कहा कि उन्होंने पहले से ही आवश्यक भूमि, सुविधा और स्थानीय साझेदारों की पहचान कर ली है ताकि उत्पादन शुरू हो सके। CAR 816 पर लगे 20% से अधिक पुर्जे भारत में पहले से ही बने हैं। कार्कल अब मेक इन इंडिया पहल के साथ मिलकर इन राइफलों का पूरी तरह से देश में यानी कि भारत में निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए भी तैयार है। दरअसल CAR 816 कार्बाइन का उद्देश्य भारतीय सेना के द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही 9mm स्टारलिंग कार्बाइन को बदलना है, क्योंकि CAR 816 में हायर बुलेट वेलोसिटी के साथ साथ इसका वजन स्टारलिंग कार्बाइन से कम है। ये राइफल इतनी सफल साबित हुई है, इसी वजह से मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई ग्राहकों से इस कंपनी को कई अनुबंध भी प्राप्त हुए और इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया है, जो भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत चीन सैन्य कमांडरों की मीटिंग को लेकर आ रही है। दरअसल आज तय किया गया है कि दोनों देशों के बीच में आज कमांडर स्तर की वार्ता होगी। दोस्तों ये अब मीटिंग पे मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और किसी भी मीटिंग का परिणाम बिल्कुल साफ नहीं निकलता है। ये मीटिंग भी दोस्तों मालदो में होनी है और ये मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इसका अपडेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसको लेकर जो खास बात ये कही जा रही थी कि इस मीटिंग में काफी कुछ होने वाला है, काफी कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर आएंगी। आज की बैठक कोर कमांड स्तरीय वार्ता का छठा दौर है, जिसमें पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच हुए समझौते को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सूत्रों के अनुसार पहली बार विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने की उम्मीद भी है। सूत्रों ने कहा कि बातचीत से कुछ ठोस परिणाम निकल सकते हैं। इस मीटिंग में भी वही बात की जाएगी कि डिसएंगेजमेंट हो, कार्रवाई से बचने के उपाय समझे जाएं, तनाव को बढ़ाने वाली स्थिति को कम किया जाए और जो सभी समझौते हैं दोनों देशों के बीच में और प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए और शांति बहाल की जाए। लेकिन अभी तक जो परिणाम है वो 0 निकला है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जो मेन पॉइंट्स है जहां दोनों देशों के बीच तनातनी बनी है वहां पर भारत भी पूरी कोशिश करेगा कि डिसएंगेजमेंट हो सके। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को बड़ा झटका देने को लेकर आ रही है, जिसे अब ऑस्ट्रेलिया देगा। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने चीन को सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन का एक्सेस देने की जो अवधि थी उसे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इससे अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति को तगड़ा झटका लगेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस ट्रैकिंग स्टेशन का एक्सेस खत्म होने से चीन के अंतरिक्ष खोज वाले मिशन और प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचेगा। 2011 में चीन इस ग्राउंड एंटीना का उपयोग कर रहा था। स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन के जरिए उसने इस एंटीना का उपयोग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत दुनिया के कई अन्य एजेंसियां इस एंटीना का उपयोग करती हैं। स्वीडिश राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में स्थित किसी भी एंटीना का एक्सेस चीन के पास नहीं रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि क्या जरूरत है इस एंटीने की। ग्राउंड स्टेशन अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके जरिए स्पेसक्राफ्ट जमीन पर मौजूद स्टेशनों के साथ लिंक बनाते हैं, जिससे सूचनाओं और कमांड का आदान प्रदान किया जाता है। इन स्टेशनों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं और ये सैन्य और नागरिक उपयोग में महत्वपूर्ण होते हैं। इनके जरिए ही अधिकतर पोजिशनिंग सिस्टम को चलाया जाता है। तो यानी कि चीन को एक ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है और उसको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में अंधा कर दिया जाएगा जब उसको नेविगेशन के जो एक्सेस है वो नहीं दिया जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त कदम उठाया है
हमें भी ऑस्ट्रेलिया के इस स्टेप का स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।